अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 10 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी इज्जत बचाने की खातिर ही तुम घर में रहो और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ती रहे, मेरे लिए सौदा बुरा नहीं है। हारून की सोच के मुताबिक सुल्तान खुशी खुशी मान गया था कि वो रेशम की तरफ देखेगा भी नहीं। हारून को बस कुछ वक्त चाहिए था रेशम को महफूज करने के लिए। ना चाहते हुए भी हारून को कुछ दिन इस घर में रुकना पड़ रहा था, मगर इस घर में रुकने के लिए हारून को बहुत हिम्मत की जरूरत थी। इस घर के दरो दीवार पर इसकी मोहब्बत की खून की बूंदें नजर आ रही थी। इस घर में इसे अपनी मोहब्बत की तड़पती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। वो बहुत जल्द रेशम को शाहमीर और रोमांचा के महफूज हाथों में सौंपकर इस खूनी घर से जाने का इरादा लिए रूम से तेजी से निकलकर जा चुका था। देखता हूँ हारून तुम कितनी देर तक इस रेशम नामी 2 टके की लड़की को बचा कर रखते हो। हारून के जाते ही सुल्तान ने दांतों को पीसते हुए सोचा। आसिम करवटें ले रहा था मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। आसिम को आज लेक्चरर ट्रेनिंग के लिए 10 दिन घर से दूर आए हुए हो गए थे। वो शिफा से दूर था और शिफा को बहुत मिस कर रहा था। इसने 10 दिन कैसे गुजारे थे ये तो सिर्फ वही जानता था। और बुरी खबर ये थी कि अभी 5 दिन और इसे शिफा से दूर रहना था। रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे मगर मजाल है जो आसिम को नींद आ रही हो। सुबह से इसे जल्दी ट्रेनिंग के लिए भी पहुंचना था। तड़पते दिल को सुकून देने के लिए आसिम ने शिफा का नंबर मिलाया ताकि इसे कुछ देर वीडियो कॉल पर देख सके। शिफा ने फौरन से वीडियो कॉल ऑन करते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए सलाम कहा तो आसिम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? आप जानते हैं मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती, तो फिर ये सवाल क्यों कर रहे हैं आप? वो शर्माकर नजरें झुकाते हुए आहिस्ता से बोले। और तुम्हारी खुशबू की आदत है वो जो मुझे सोने नहीं दे रही। तुम जानती हो मैं कितना बेचैन होकर सोता हूँ, पता नहीं कितनी बार रात को मेरी आंख खुल जाती है, अभी भी नींद नहीं आ रही। तो अब क्या करना चाहिए? शिफा शरारती से मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए पूछ रही थी। अब क्या बातें करूं मेरे साथ? मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वो जानबूझकर आसिम को तंग कर रही थी। ऐसे कैसे नींद आ रही है? जब तक मुझे नींद नहीं आ रही तुम्हें भी नींद नहीं आनी चाहिए। आसिम शाह ने प्यार वाली आंखें दिखाते हुए कहा। अजीब जबरदस्ती है। अब मुझे नींद आ रही है तो आ रही है, मैं क्या करूं? हाँ जबरदस्ती तो है, आखिर जान हो तुम मेरी। बीवी होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने शौहर की नींद का ख्याल रखो। जी नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने लगी हूँ। आप रोज मुझे ऐसे ही तंग करते हैं। अगर कॉल कट की शिफा तो जान निकालूंगा। कैसे निकालेंगे? आप तो इतनी दूर बैठे हुए हैं। वो खीखी करके हंसते हुए बोली। सोच लो, 4 दिन बाद जब तुम्हारे पास आऊंगा तो किस अंदाज से तुम्हारी जान निकालूंगा, फिर तुम तड़पती रह जाओगी। बेहतर है कि वीडियो कॉल बंद मत करना। तो क्या आज भी आप मुझे सोने नहीं देंगे? मासूम सा मुंह बनाते हुए शिकवा कर रही थी। आसिम रात को वीडियो कॉल पर देर तक बातें करने में लगाए रखता था। बेचारे की नींद पूरी नहीं होती थी। बिल्कुल भी सोने की इजाजत नहीं है, दिन भर सोती रहना। अभी तुम अच्छे बच्चों की तरह रोज रोज की तरह मोबाइल अपने सामने रखो और मुझसे बातें करो। और जब तुम सो जाओगे तब भी कॉल कट करने की इजाजत नहीं, ताकि मैं जब भी जाऊं तुम्हारा चेहरा मुझे आंखों के सामने दिखाई देना चाहिए। शिफा के पास हमेशा की तरह कोई रास्ता नहीं था सिवाय आसिम से बातें करने का, और यह हकीकत थी कि शिफा को भी आसिम के बगैर नींद नहीं आती थी। इसलिए वो रोज आसिम से बातें करते करते सो जाती थी। शिफा को देखते देखते आसिम शाह का दिल ही नहीं भरता था और आजकल एक अजीब सा डर इसके दिल को हर वक्त जकड़े रखता था कि कहीं सुल्तान शिफा को इससे दूर ना कर दे। शिफा नींद में जा चुकी थी और आसिम इसको दीवानों की तरह देखे जा रहा था। वो सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी, जैसे कोई मासूम बच्चा बेफिक्र होकर अपने ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ हो। आसिम ने स्क्रीन पर लब रखते हुए इसके चेहरे को चूमते हुए आंखें बंद कर लीं। जानिशा जी, थोड़ा जिया साढ़े ते भी ध्यान दे लो। मतलब? जी मतलब ये है कि नजर करम हम जैसा गरीब शोहर पर भी डाल लो। जब से आपका बेटा वापस आया है हमारी जानब तो नजर उठाकर भी नहीं देखा। मतलब आप मेरे बेटे से जेलस हो रहे हैं? मीरब ने घूर कर देखते हुए पूछा। तुम्हारा जवाब बाद में दूंगा, पहले मुझे मेरा जवाब दो। मुझ पर नजर करम क्यों नहीं हो रही? मीरब की कमर में दोनों बाजू डालते हुए प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। क्योंकि 2 साल तक मैं अपने बेटे से दूर रही, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए।
مجھے بس اپنے بیٹے سے پیار کرنا ہے اور اسے بہت سارا ٹائم دینا ہے، جن 2 سالوں میں اس کو نہیں ملا۔ اور وہ شاہ کی آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل جلانے والی بات کر رہی تھی۔ مطلب 2 سال کی دوری میں نے برداشت کی ہے، مجھے اس کے بدلے کچھ نہیں ملے گا۔ میری تڑپ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، فضول ہو۔ میں فضول ہوں؟ کیا ہو گیا ہے شاہ؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ میرب شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میرا تمہاری باتوں کا مطلب یہی ہے، ہر بات زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہوتا۔ 2 سال تک ایسی غلطی کی سزا میں نے بھگتی ہے جس غلطی کو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ 2 سال تک تمہاری نظروں میں گناہ گار بن کر جیتا رہا، تم سے دور رہ کر تڑپتا رہا، مگر تم میرے قریب ہو کر مجھے نظر انداز کرو، یہ شاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ شاہ میں آپ کو نظر انداز کیوں کروں گی؟ میرب نے تڑپ کر شاہ کے گال پر ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے کہا، نظر انداز تو شاہ ہو رہا ہے، تمہاری تڑپ تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے۔ میرب، میرے خیال سے مجھے شال کے پاس ہی چلے جانا چاہیے، کم از کم وہ میرے لیے اپنے دل میں تڑپ تو رکھتی ہے۔ شاہ نے جان بوجھ کر میرب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ میرب کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھنا چاہتا تھا، ورنہ شاہ میرب کی جذباتوں سے ذرا برابر بھی غافل تو نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرب کی جان اس کے شاہ میں بستی ہے، مگر محبوب کے منہ سے الفاظ محبت ادا کروانا بھی کوئی شاہ سے سیکھے۔ میرب نے تڑپ کر شاہ کی جانب دیکھا جیسے ابھی شاہ کو کھا جائے گی۔ جا کر تو دکھائیں، اگر آپ کی جان نہ لے لوں تو؟ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شدت سے کہا، تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی، میں سچ میں چلا جاؤں گا۔ میرب کے سرخ انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھ کر شاہ نے ایک اور تیر برساتا الفاظ بول دیا تھا، کہا آپ کو تڑپ نظر نہیں آتی؟ آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ نظر نہیں آتی؟ وہ شاہ کے سینے پر زور سے مکے مارتے ہوئے رو پڑی تھی۔ جانے شاہ تڑپ سر تب کیوں نظر آتی ہے جب میں اشال کا نام لیتا ہوں۔ شاہ سپاٹ انداز سے بول رہا تھا، اشال اشال اشال، نفرت کرتی ہوں اس نام سے میں۔ مجھے اپنے شوہر کو پیار کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب کی آنکھوں میں غصے اور لالگی اور نمی اترنے لگی تھی۔ میری جان، اب تم صرف غصہ کر سکتی ہو، محبت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ محبت کے لیے شاہ کو کوئی اور جگاڑ لگانا پڑے گا۔ میرب شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سینے سے قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ شاہ میرب کے سینے پر رکھے ہوئے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑ کر لبوں سے لگاتے ہوئے چوم کر پیچھے کر دیا۔ میرب کی طرف شاہ کے دل کو تسکین دے رہی تھی۔ شاہ میرب کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس وقت وہ تھوڑا سا سیلفش ہو کر اپنے سلگتے ارمانوں کو میرب کی طرف سے پرسکون ہوتے ہوئے پیچھے ہو گیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے شاہ میرب کے پاس تھا اور وہ گھر میں اکیلے تھے۔ رومان اور میرب کے آتے ہی ملک زبیر اپنی وائف کو لے کر واپس اپنے گھر جا چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اور داماد کو اپنے بیٹے کے ساتھ پیار بھرے لمحے جینے کا پورا موقع ملے، مگر میرب اپنے بیٹی کی محبت میں اس قدر مگن تھی کہ اسے شاہ سے کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، اور میرب شاہ کے پاس رہتے ہوئے اگنور کرے، یہ بات شاہ سے نہ پہلے برداشت ہوتی تھی نہ اب۔ اسی بات کے شاہ میرب کو سزا دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا آپ نے؟ کیسا جگاڑ لگائیں گے آپ؟ میرب شاہ کے سامنے جا کر کھڑی ہوتے ہوئے ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے پوچھ رہی تھی، ایسا جگاڑ جس سے مجھے تمہاری ضرورت محسوس نہ ہو، تم پریشان نہ ہو میرے لیے، کوئی ایسا جو میری فکر کر سکے۔ شاہ کے لیے بہت مشکل تھے یہ الفاظ، مگر اسے میرب کی آخری حد تک تڑپ کو دیکھنے کے لیے شاہ کا یہ کرنا ضروری تھا۔ شاہ، مت ایسے گندے الفاظ بولا کریں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ یہ سب آپ میرا دل چلانے کے لیے کر رہے ہیں، مجھے سزا دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرب کو پورا یقین تھا اس کا شاہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، اتنا یقین ہے مجھ پر کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ شاہ میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے سینے میں سمائے اس کی کمر میں دونوں ہاتھ باندھے کھڑا خماری سے دیکھتے پوچھ رہا تھا، ہاں یقین ہے، پورا یقین ہے، اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ میرے سوا کسی سے پیار نہیں کر سکتے۔ وہ غرور سے سینہ تانے بول رہی تھی، میں نے ایسا کب کہا کہ میں کسی کو پیار کروں گا؟ میں تو کسی ایسے انسان کو اپنا آپ سونپ دوں گا جو میری ضرورتوں کا خیال رکھے۔ شاہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، غصے سے روتے ہوئے میرب کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، مگر شاہ جانتا تھا کہ اس کی جان دماغ میں کچھ تو ایسا سوچ رہی ہے جو شاید تھوڑی دیر میں کسی بڑی مصیبت کو دعوت دے سکتا ہے۔ شاہ اپنی جان کو جانتا تھا کہ وہ اپنی پراپرٹی پر کسی کا حق برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اور شاہ اس کی وراثت تھا۔ پھر بھی آج میرب کے اس
اس کی तड़प देखने के चक्कर में ये सब कर बैठा था और ये सब कुछ इसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। इस बात का एहसास इसे कुछ ही देर में हो गया था। वो दिमाग में कुछ सोच रही है ये तो वो जानता था, मगर ऐसा कुछ सोच रही थी इस बात का शाह को अंदाजा नहीं था। जालिम लड़की। मीरब शाह के कॉलर पर हाथ रखकर खींचते हुए कुर्ते के गले को नीचे करती हुई 2 बटन तोड़ चुकी थी। इससे पहले कि शाह मीरब के हमले को समझता, मीरब अपने दांत सख्ती से शाह की गर्दन पर रखते हुए गाड़ चुकी थी। शिद्दत इतनी सख्त थी कि बेख्तियार शाह के मुंह से की आवाज निकल गई। बेड पर लेटा हुआ राइम जो गहरी नींद सो रहा था, अपने बाबा के दर्दनाक आवाज पर आंखें मलते हुए बेड पर उठकर बैठ गया। शाह फौरन अपना रुख दूसरी जानिब करते हुए गर्दन पर हाथ रखे सहला रहा था। शाह को मीरब ने बहुत अच्छा मजा चखाया था। शाह को लग रहा था कि मीरब ने 2 साल का बदला एक ही बार में ले लिया है। शाह की गर्दन पर जलन के साथ ऐसे लग रहा था जैसे जलता हुआ अंगारा रखा हुआ हो। ऐसे लग रहा था जैसे मीरब ने आज 2 साल का गुस्सा एक ही बार में निकाल दिया हो। शाह ने पलट कर देखा, वो जालिम लड़की इसे तड़पता हुआ छोड़कर अपने बेटे के पास जाके बैठी। इसके माथे को प्यार से चूमते हुए अपनी गोद में सर रख के थपथपाकर सुलाने में मसरूफ थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बीवियां माएं बनकर इतनी बेहिस क्यों हो जाती हैं? रोमान शाह मीरब को मसनूई घूरी डालकर आईब्रोज काते हुए देख रहा था। जाने शाह, तुमने जो गुस्ताखी की है इसकी सजा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। रोमान शाह की डिक्शनरी में माफी नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जहां पर मेरी जान ने निशान छोड़ा है इसको मैं कैसे छुपाऊं? शाहमीर ने मुझे शाहमीर से मिलने जाना है। आप कहीं नहीं जा रहे। मेरे भाई को फोन करके बोल दीजिएगा कि आप आज इनसे मिलने नहीं आ सकते, आप बहुत मसरूफ हैं। वो दो टूक अंदाज से कहकर वापस अपने बेटे को सुलाने लग गई थी। अच्छा, और तुम्हारे मीर भाई साहब जब पूछेंगे कि मेरी मसरूफियात का मरकज क्या है तो क्या जवाब दूंगा? कुछ भी कह दीजिएगा। कुछ भी क्या कह दूं? तुम बहाना बता दो। शाह आप इतने मासूम नहीं है जितने बन रहे हैं। आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है शाहमीर भाई को चकमा देना। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं मासूम हूँ, और ना ही मैं मासूम बनने का मुझे कोई शौक है, क्योंकि जब तक शाह मासूम था लोग शाह का फायदा उठाते थे। अब शाह वो तलवार बन गया है जो अपनी तरफ उठने वाली हर नजर को काटने का हुनर रखता है। प्लीज आप सारी कलाकारियां मुझ पर मत आजमाएं। शाहमीर भाई को कहें कि आप नहीं आ रहे, बात खत्म। और वैसे भी आपकी मुसीब आपकी मासूमियत का फायदा मैंने कभी नहीं उठाया, इसलिए मुझे मत सुनाए। मेरी जान तो हर वक्त हाजिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा फायदा उठाओ, मगर तुम्हारे पास ही मेरे लिए टाइम नहीं होता। शाह की सुई अभी वहीं अटकी हुई थी। अभी और अभी शाह और मीरब में बहस होना बाकी थी जब शाह के फोन पर आती हुई कॉल ने बात को बीच में रोक दिया। ये लो, तुम्हारे भाई मीर भाई का फोन आ रहा है। अब बताओ क्या बहाना बनाओ? शाह ने स्क्रीन पर नजर जमाते हुए शाहमीर के नंबर को देखकर कहा। मुझे नहीं पता क्या बहाना बनाना है, मगर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अगर गए तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं। शाहमीर भाई को कोई भी जवाब देने से पहले सोच लीजिएगा। धमकी काफी अच्छी थी। शाह ने मुस्कुराते हुए मीरब की जानिब देखकर कहा और फोन कान को लगाया। सलाम दुआ के बाद रोमान शाह के चेहरे पर नागवारे तासुरात देखकर मीरब को अंदाजा हो रहा था कि बात कोई परेशानी वाली है। शाह सिर्फ हाँ हूं में जवाब दे रहा था। अल्लाह ताला खैर करे, अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है। मीरब दिल में सोचकर दुआ गो थी। ओके, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, मुझे इसी बात का डर है। रोमान शाह परेशानी से कहता हुआ फोन बंद कर चुका था। आप जा रहे हैं? क्या हुआ है? मीरब मतलाशी नजरों से देखते हुए पूछ रही थी। इतना तो समझ चुकी थी कि कोई परेशानी वाली बात है। सुल्तान ने अजहर खान को मरवा दिया है। मुझे शाहमीर के पास जाना है और इसके बाद एक बार घर भी जाना है, ये देखने के लिए कि शाल ठीक है या नहीं, क्योंकि मैं इसे अपने घर ज्यादा दिनों तक और नहीं रख सकता। अब मुझे इससे हर हाल में जान छुड़वानी है। वैसे भी अब वो हमारे किसी काम की नहीं। मगर वो तो शाहमीर भाई की कस्टडी में था ना, तो सुल्तान तक कैसे पहुंच गया? शाहमीर इसे कहीं और ट्रांसफर कर रहा था। इससे पहले ही किसी गद्दार ने सुल्तान तक ये खबर पहुंचा दी और सुल्तान ने रास्ते में ही फायरिंग करवाकर अजहर खान को हलाक कर दिया, क्योंकि अजहर खान सुल्तान के बारे में काफी कुछ जानता था। और शाहमीर ने इसका जिस्मानी रिमांड ले लिया था। सुल्तान अच्छी तरह से जानता था कि अजहर खान सब कुछ बक देगा। शायद इसीलिए इसने अजहर खान को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि अजहर का अगर मुंह खुलता तो सुल्तान के कई काले धंधे सामने आ जाते। अब आप क्या करेंगे? और अजहर की बीवी रेशम तो सुल्तान के पास है। अब आपको इस अब आप इसको कैसे बचाएंगे? मीरब के चेहरे पर शदीद परेशानी की लहर नजर आ रही थी। मेरी जान, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रेशम बिल्कुल महफूज है, क्योंकि सुल्तान के सामने इसका अपना ही बेटा खड़ा है और सुल्तान अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बहुत प्यार करता है अपने बेटे से और रेशम की जिम्मेदारी हमने इस पर डाली है।
ریشم محفوظ ہے مگر سلطان اشال سے مل کر کوئی نیا پلان بنا کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس اشال نامی مصیبت کو آج اپنی زندگی سے باہر نکالنا بے حد ضروری ہے۔ مجھے شاہمیر کے پاس جانا ہے، تم اپنا اور رائم کا خیال رکھنا، کھانا ٹائم پر کھا لینا، ہو سکتا ہے میں 2-3 دن یہاں نہ آ سکوں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں پر ڈر لگتا ہے، ہم دونوں یہاں پر اکیلے نہیں رہیں گے، یا تو ہمیں ساتھ لے کر چلے یا پھر ہمارے پاس رکیں۔ رائم سو چکا تھا، میرا اس کا سر نرمی سے تکیے پر رکھتے ہوئے خود کھڑی ہوئی بچوں کی طرح شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے شاہ سے لپٹ گئی تھی۔ میری جان، ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کوئی آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکتا، پوری سیکیورٹی کا انتظام ہے، یہاں پر صرف آپ کا بھائی آ سکتا ہے یا میں، جب تک ہم نہ چاہیں کوئی اور اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور میرے ہوتے ہوئے میری جان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ میرے کو باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے پیار سے گالوں پر لب رکھ کر چومتے ہوئے بول رہا تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے اکیلے نہیں رہنا، ہم یہاں محفوظ ہیں، اور آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی جان کو تو خطرہ ہو سکتا ہے نا، آپ کو پہلے بھی گولی لگی ہے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ میرب کا بس نہیں چل رہا تھا، شاہ کا سینہ چیر کر اس میں سما جائے، وہ اتنے کس کے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے سینے سے لگی ہوئی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی کسی پیاری میں چیز کو کھونے سے ڈر رہا ہو۔ میری جان، اتنا کس کے مجھے ساتھ مت لگاؤ، شاباش۔ شاہ نہیں جا سکے گا، شاہ میں اتنا صبر نہیں ہے، شاہ کسی اور ہی ٹون میں جاتے ہوئے بولا۔ میرب کا اس طرح تڑپ کر شاہ کے حصار میں چھپنا شاہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ ہاں تو مت کرے نا صبر، مت جائیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ میرب شاہ کے سینے میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ ہائے رے یارا دی ادا وکھری ہے، کولائی تے آن نہیں دین دے، دور جائیں تے جان نہیں دین دے، ایکو باری جان کیوں نہیں کڈ لیندے ہو؟ میری جان شادی ایک ہی جان ہے، کنی واری کڈن دا ارادہ رکھ دے جے؟ شاہ پلیز، ہمیشہ کی طرح میرب کو شاہ کی محبت بھری بات کوئی خاص پلے نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ روکنے کے لیے صرف پلیز ہی بول سکی تھی۔ میرا بچہ، شاہ کی جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی ٹائم ملے گا میں اپنی جان کے پاس آ جاؤں گا، اور آپ لوگوں کو اس وقت یہاں سے نکالنے کی بیوقوفی میں ہرگز نہیں کروں گا۔ 2 سال پہلے جو غفلت مجھ سے ہوئی تھی وہ غلطی میں کبھی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ بہت مشکلوں سے مجھے یہ لمحے نصیب ہوئے ہیں جس میں میری جان اور میرا شہزادہ دونوں میرے پاس ہیں۔ میرب کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے شاہ نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ کی آنکھوں میں کس قدر تڑپ تھی، میرب محسوس کر سکتی تھی وہ اپنے شاہ کو کتنا غلط سمجھتی رہی، جبکہ شاہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا جس تکلیف سے وہ 2 سال سے گزرتی رہی تھی۔ وہ دماغ میں سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی، میرب کو اس وقت شاہ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، شاہ کے جانے کا سوچ کر ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اپنی بات پر ٹکی ہوئی تھی، وہ شاہ کو جانے نہیں دے رہی تھی، وہ شاہ کے سینے میں سر کو چھپائے شاہ کے سب کا ایک کڑا امتحان لے رہی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اب تک شاہ اپنی جان پر ٹوٹ کر برس پڑتا، اب تک تو میرب شاہ کی محبت بھری شدتوں کو سہتے ہوئے تڑپ رہی ہوتی تھی، مگر اس وقت شاہ چاہ کر بھی رک نہیں سکتا تھا، اس کا اس کا جانا بے حد ضروری تھا۔ بڑی مشکل سے میرب کو سمجھاتے ہوئے شاہ گھر سے نکل گیا تھا۔ شکر ہے آپ گھر تو آئے، میری آنکھیں ترس گئی تھی آپ کو سامنے دیکھنے کے لیے، آپ مجھے ایسی حالت میں اکیلے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اشال شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ تمہاری حالت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اب تم اپنا بوری بستر گول کرو اور یہاں سے چلتی بنو، تم اپنے بارے میں ساری حقیقت جانتی ہو پھر بھی یہ فضول کی بکواس کرنے کی باز نہیں آتی ہو۔ تمہارا اور میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں تمہارا خیال کروں گا اور تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ شاہ کو اشال کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ شاہ پلیز، رشتہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اب تو میں اس بچے کی الجھن سے بھی آزاد ہو چکی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں پلیز، میں آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گی۔ شٹ اپ، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بھول گیا ہوں کہ میں بھی کس کو شرم کا درس دے رہا ہوں، جس کا دور دور تک شرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شاہ اس سے دوری بنائے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ جو بھی کہنا ہے کہہ لیجئے شاہ، آپ کو پورا حق ہے کہنے کا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں زندگی بھر آپ کے غلام بن کر رہوں گی، مگر مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ زبردستی شاہ کے سینے سے لگ گئی، شاہ اس کی حرکت کے لیے بالکل ریڈی نہیں تھا۔ شاہ نے زور سے دھکا دیتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا، مگر وہ تو جیسے شرم و حیا لاج کی ہر دہلیز پار کرنے کو تیار تھی۔
وہ واپس شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ پلیز مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے اس رشتے کو اتنا مضبوط بنا دوں گی کہ آپ کے پیار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اشال نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ شاہ کو اپنے لیے منع کر رہے گی، اسے شاہ ہر حال میں چاہیے تھا اور اس کے پاس آخری موقع تھا وہ شاہ کو اپنی محبت کا یقین دلا پاتی۔ اشال مجھ سے دور رہو، میرے قریب آنے کی جرات مت کرنا، تم جیسی غلاظت بھری لڑکی تو کیا میرے سامنے ہزاروں خوبصورت پاک دامن عورتیں آ جائیں تب بھی میرے دل میں میرت کی جگہ کوئی نہیں کوئی نہیں آ سکتا۔ شاہ سے خود سے شاہ سے خود سے ایک بار پھر سے دور کر چکا تھا۔ مت تڑپائیں شاہ، مجھے دھتکار کر خود سے دور کر رہے ہیں اور اس کے قریب جا کر محبتیں لٹا دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی محبت مجھے دے دیں گے تو آپ کی محبت کا پٹڑا خالی نہیں ہو جائے گا۔ کھینچا تانی میں شاہ کے کرتے کا اوپر کا والا بٹن کھل گیا تھا جس کو شاہ نے خود بند کر رکھا تھا تاکہ اس کی گردن پر میرب کے دانتوں کا نشان کسی کو نظر نہ آئے۔ اشال کی نظر شاہ کی گردن پر پڑ چکی تھی جہاں سے میرب کے دانتوں کا نشان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اشال اسی نشان کو دیکھ کر مزید تڑپ کر بولی، میرب سے عشق میری روح کی غذا بن چکی ہے۔ میرے لیے محبت کا صرف ایک مطلب ہے، وہ ہے میرب رومانچا۔ میرے لیے خوبصورتی کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے جانشاہ۔ میرے لیے سکون کا ایک ہی مطلب ہے، میرب رائم کی ماں۔ مجھے زندگی میں کسی عورت کی نہ تو خواہش ہے نہ ضرورت، میری زندگی میرب سے شروع ہوتی ہے اسی پر ختم ہوتی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اس طرح میرے سامنے خود کو گراؤ گی اور میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ شاہ، میں آپ کی زندگی سے کبھی نہیں جاؤں گی، مجھے جینے کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے۔ ڈونٹ کال می شاہ، مجھے شاہ کہنے کا حق صرف میری بیوی کو ہے، میری محبت کو۔ تم جتنے مرضی جال بچھا لو، میں تمہارے جال میں پھنسنے والا نہیں، فضول کا ٹائم برباد کر رہی ہو۔ جاؤ جا کر سلطان سے عشق لڑاؤ، میں حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا، میرا سلطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صاف جھوٹ بولتے ہوئے کس قدر زہر لگ رہی تھی، رومان شاہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بکواس بند کرو، میں کوئی دودھ پیتا ہوا بچہ نہیں ہوں، میں ہر چیز جانتا ہوں اور یہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ تم نے اپنی خوشی سے اپنی راتوں کو سلطان کے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار رنگین کیا ہے۔ تمہارا بچہ اس رنگینیوں کی نشانی تھا۔ تم کس منہ سے محبت کی مالا جپ رہی ہو؟ اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے تو میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں کہاں جاؤں؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تمہارا ٹھکانہ تمہارے بھائی کا گھر ہے اور دوسرا ٹھکانہ سلطان کا گھر ہے، میرے گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یوں اتنے سیلفش اور بے رحم بن رہے ہیں کیوں اتنے سیلفش اور بے رحم بن رہے ہیں؟ اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دیجیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس پر بھی تو اتنی محبت لٹاتے ہیں، اگر تھوڑی سی مجھ پر بھی نظر کرم کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنا راستہ ناپو۔ میں میرب کی جان لے لوں گی جس کی وجہ سے آپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، مار دوں گی میں سے۔ اس کتیا کے ہوتے ہوئے آپ کبھی میرے نہیں ہو سکتے۔ وہ پاگلوں جیسے انداز سے بات کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ اس کی طرف آنکھ تو اٹھا کر دیکھو تو اگر تمہاری آنکھیں نہ نوچ لوں تو رومان شاہ میرا نام نہیں۔ شاہ نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کیا تھا۔ شاہ کی شان کے خلاف تھا کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا، مگر اس مقام تک شاہ کو خود لے کر آئی تھی۔ شاہ کا تھپڑ کھا کر کھڑے رہنا ناممکن بات تھی۔ شاہ کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اشال لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی تھی۔ شاہ، میرے لیے یہ تھپڑ انعام ہے، کسی بہانے سے آپ نے مجھے چھوا تو صحیح۔ وہ اتنی بے شرم تھی کہ شاہ کا تھپڑ کھا کر بھی عشق ہی فرما رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے گال پر باقاعدہ طور پر رڈ ابھرے انگلیوں کے چھاپ بن چکی تھی۔ اگر تمہارے عشق کا بھوت اتر گیا ہو تو تیار ہو جاؤ، تمہارے بھائی کی باڈی تمہارے گھر پہنچ چکی ہوگی۔ تمہارے عشق نے تمہارے بھائی کو قتل کروا دیا ہے۔ شاید اس بےہودہ لڑکی سے اور نہیں الجھنا چاہتا تھا کیونکہ اس لڑکی کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور جب عورت کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت عورت کو خود پر شرمندہ ہونے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ حیا عورت کا زیور ہوتی ہے اور جب عورت اس زیور کو اتار کر پھینکتی ہے تو عورت صرف اپنے لیے نہیں، ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہی ہوتی ہے۔ اس لیے شاہ مدعے کی بات پر آ گیا اور اظہر کی موت کے بارے میں بتانے کے لیے گھر آیا تھا، مگر رومان شاہ کو کسی اینگل سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ نیوز اس کے لیے شاکنگ ہے۔ پتہ نہیں کیوں مگر شاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہے۔ تمہارے دل میں درد نہیں ہوا یہ سن کر کہ تمہارا بھائی مر گیا ہے؟ شاہ نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے دل میں صرف ایک بات کے لیے درد ہوتا ہے کہ آپ میرے کیوں نہیں ہو سکتے، وہ سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔
तुम्हारा भाई मर गया है, जैसा भी था तुम्हारा भाई था। बहनें तो भाइयों को खरोच आ जाए तो तड़प जाती हैं, तुम कैसी बहन हो बेहिस लड़की। शाह ने गुस्से से देखते हुए दांतों को पीस कर कहा, गाड़ी में बैठो, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। जाकर अपने भाई की तदफीन का इंतजाम करो। मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी। आप चलें मेरे साथ, तदफीन के बाद मैं आपके साथ भी वापस आ जाऊंगी। वो वैसे बात कर रही थी जैसे कोई दूर का रिश्तेदार मर गया हो। इसके चेहरे पर ना शिकन थी, ना आंखों में आंसू। रोमांचा बेद अख्तियार मीरब और मिरहा के बारे में सोच रहा था, जो अपने भाइयों की जरा सी तकलीफ पर तड़प जाती थी। और इस लड़की ने यहाँ एक आंसू नहीं बहाया था अपने भाई के लिए। बहनें ऐसी भी होती हैं, शाह को आज पता चला था। इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए शाह किसी भी कीमत पर इसे घर से निकालने को तैयार था। शाह ने एक गहरी सांस लेते हुए इशारे से इसे आने को कहा। इशाल को इसके घर छोड़कर वापस न लाने का अहद कर चुका था। शाह जानता था कि ये ड्राइवर के साथ जाते हुए बहुत ज्यादा ड्रामे करेगी, इसलिए शाह ने खामोशी से इसकी बात मान ली। और इस बात का मतलब इशाल ने यह निकाला कि शाह इसके सामने कमजोर पड़ चुका है। शाह ने इसकी बात मान ली है, वो जीत गई है, शाह हार गया है, वगैरह वगैरह। ये सब इसके ख्यालात थे, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि रोमान शाह की सोच दूर तक की है। और शाह इसके भाई के घर ले जाने के लिए इसे लेकर निकल चुका था। हारून की दादी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और आज तो हद ही हो गई थी। एक दिन में 3 फालिज के झटके लगने से वो पिछले 24 घंटों से बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर नाउमीदी से के सिग्नल ही दे रहे थे। इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी और डॉक्टर के कहने के मुताबिक इनको जहनी स्ट्रेस था। हारून जानता था कि इसकी दादी को अपने बेटे की वजह से परेशानी है, मगर एक बेटा था जिसे अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। इसके लिए सब कुछ पैसा ही था। रेशम दादी की बहुत देखभाल कर रही थी। रेशम के पास भी जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही थी। इसके शौहर को सुल्तान ने मरवा दिया है, यह खबर रेशम तक पहुंच चुकी थी, मगर रेशम खामोश थी। इसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, क्योंकि अजहर ने जो सलूक हमेशा इसके साथ किया, इसे सब कुछ याद था। रेशम ने अजहर से मोहब्बत की उम्मीद लगाते हुए शादी की थी, मगर जब से अजहर गलत कामों में पड़ा और सुल्तान के साथ बड़े बुरे धंधों में मिलता गया, इसने रेशम को बहुत अजियतें दी, इसकी रूह को जख्मों से छलनी कर दिया। ऐसे शख्स के लिए वो चाहकर भी आंसू नहीं निकाल सकती थी। वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश, बस वक्त गुजरता जा रहा था। दादी की हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने हारून को इस इसकी दादी से मिलने बुलवाया। दादी बेहोशी की हालत में थी। हारून के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। वो अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करता था। हारून की जिंदगी में रिश्तों से पहले ही बहुत कमी थी। ना कोई बहन थी, ना कोई भाई, ना माँ और ना बाप, और बाप होकर भी ना होने के बराबर था। ले देकर एक दादी थी, वो भी हारून का साथ छोड़कर जा रही थी। हारून की आंखों में आंसू थे। इसकी दादी ना इसे देख सकती थी, ना इसे सुन सकती थी। बहुत तकलीफ दे लम्हे थे। और अपनी दादी को हर गुजरते लम्हे के साथ मौत के करीब जाते देख रहा था। सामने चलती हुई मशीन की लहरें सीधी होना शुरू हो गई थी। दादी की जिंदगी की कहानी खत्म हो चुकी थी। माँ मर गई और लालची सुल्तान अपने पैसों की धुन में मस्त रहा। इसने एक बार भी हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाया। हारून और रेशम बॉडी को एम्बुलेंस में घर लेकर आ गए। सुल्तान ने पैसे की धौंस दिखाने के लिए बहुत अच्छा घर में दिखावा किया कि इसे बस यही कुछ करना आता है था। सुल्तान के लिए रिश्तों का मतलब सिर्फ पैसा ही था। माँ के मरने पर मेहमानों को आओ भगत करके इसे लगता था कि इसने बड़ा महान काम किया है और बेटा होने का फर्ज भी पूरा कर दिया है। दादी की तदफीन के बाद हारून के सामने एक बहुत मुश्किल मरहला था। हारून इस सब में घर में एक मिनट नहीं रहना चाहता था, मगर रेशम को इस घर में छोड़कर नहीं जा सकता था। और वो रेशम को कहाँ छोड़े, ये बात इसे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि रोमान शाह ने यही कहा था कि जब तक सुल्तान तक इनके हाथ की इनके हाथ नहीं पहुंच जाते, जब तक रेशम को हारून पर अपने पास रखे, क्योंकि हारून के पास रेशम बिल्कुल सेफ है। ये बात तो हारून को साफ समझ में आ रही थी, मगर वो रेशम को कैसे अपने साथ रखता है, ये सोच सोचकर वो जहनी परेशानी का शिकार हो रहा था। दादी के होते हुए तो हारून रेशम को दादी के रूम में रखता था और साथ वाले रूम में खुद रहता था। अब वो यहाँ से जाना चाहता था। अगर रेशम को लेकर जाता तो किस रिश्ते से और किसी लड़की को ऐसे अपने साथ रखना भी नामुनासिब सी बात थी। हारून ने सारी बात रोमान शाह से कही तो रोमान शाह ने एक बार फिर से यही बात की कि रेशम की जिंदगी बचाने के लिए कुछ दिन इसे रेशम को अपने पास रखना पड़ेगा। इसके बाद रेशम का बंदोबस्त कर देंगे, मगर फिलहाल सुल्तान खामोश नहीं बैठेगा। ये बात हारून की समझ में भी आ गई थी।
3 दिन सोग के गुजर जाने के बाद हारून रेशम को लेकर जाने की तैयारी कर रहा था कि सुल्तान साइकिल के कान तक ये खबर पहुंच गई। तुम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? सुल्तान को खाड़ नजरों से रेशम को देखते हुए बोला। सुल्तान को देखकर रेशम घबरा गई थी डर से और इसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। इसका दिल डर रहा था कहीं हारून इसे यहाँ छोड़ गया तो सुल्तान इसे नोच खाएगा। ये सोचना इसके लिए मौत से ज्यादा बदतर था। आप मुझे इस लड़की को ले जाने से रोक नहीं सकते। कहीं पर तो स्टॉप लगा दें। बस कर दें ये दरिंदगी का खेल। या आपके अंदर इतनी दरिंदगी भरी है कि हर लड़की को आप हवस की नजर ही करना चाहते हैं। हारून ने आंखों में आंखें डालकर गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, हारून ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम इस मामले से दूर रहो। जितना तुमने इसको प्रोटेक्ट करना था कर लिया। अब इससे ज्यादा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस लड़की ने मेरा बहुत नुकसान करवाया है। इस लड़की ने मेरे दुश्मनों का साथ दिया है। सुल्तान सैगल कभी इसको माफ नहीं करेगा। और वो रेशम को ऐसे देख रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। रेशम सुल्तान शाह की नजरों से इसकी कदर खानी होती गई कि हारून पीछे छुपते हुए इसकी कमर से कोट को मुट्ठियों में जकड़े हुए थे। इस लड़की ने सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई है। इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं किया जिसकी आपको सजा देना चाहते हैं। और मैं तो इसको यहाँ से लेकर जाऊंगा। देखता हूँ मैं कौन रोकता है मुझे। वो भी सुल्तान सैगल का ही खून था। आंखों में आंखें डाले हुए रेशम की कलाई को अपनी मजबूत हाथ में थामे हुए वो बाहरी दरवाजे की जाने बढ़ने लगा था। दूर खड़े होकर इसका निशाना रेशम थी। रुक जाओ, वरना इस लड़की को भी अभी मार कर किस्सा खत्म कर दूंगा। तो चलाएं गोली। इधर आपके गोली रेशम पर चलेगी और इधर मेरी गोली मुझ पर चलेगी। अगर इस लड़की को आज यहाँ से मैं बचाकर ना ले जा सका तो लानत हो मुझ पर, जो एक लड़की की इज्जत की हिफाजत न कर सका। हारून ने अपनी पिस्टल निकालते हुए अपनी कनपटी के पास रखकर खुद को पॉइंट किया हुआ था। हारून जानता था कि सुल्तान जितना मर्जी जालिम हो जाए मगर वह हारून को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और ना ही इसकी जान पर कोई समझौता करेगा। हारून के पास रेशम को बचाने का कोई और तरीका नहीं था। मजबूर होकर इसने अपनी जान की धमकी देते हुए रेशम की रिहाई को यकीनी बनाया। इस 2 टके की लड़की की खातिर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। मेरी इतनी बड़ी जायदाद के इकलौते वारिस हो तुम। इसको नीचे करो, ये खिलौना नहीं है। सुल्तान ने तड़प कर हारून को पिस्टल नीचे करने को कहा था। नहीं करूंगा जब तक मुझे जाने का रास्ता नहीं देंगे। अपने पालतू कुत्तों से कहें कि वो मेरा रास्ता छोड़ दें। मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं अपनी जान लेने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं कितना जिद्दी हूँ ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो कहता है वो कस गुजरने का हौसला रखता हूँ मैं। हारून ने सुल्तान के खड़े गार्ड को हटने का इशारा किया था और साथ ही रेशम का हाथ मजबूती से थामे हुए अपने साथ ले जा रहा था। हारून ने अब भी अपनी कनपटी पर पॉइंट कर रखा था। हारून की सोच के मुताबिक सुल्तान ने अपने पालतू कुत्तों को रास्ता छोड़ने को कहा और खुद भी रेशम का निशाना न हटाया। वो सच कह रहा था। वो सुल्तान का खून था। वो ईमानदारी तो इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी और ईमानदार शख्स गैरत के नाम पर कुछ भी करने को तैयार होता है। और सुल्तान अपने बेटे की जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए इसने अपने कदम पीछे ले लिए। हारून रेशम को लेकर वहां से जा चुका था और सुल्तान के जिस्म में गुस्से की आग भड़क कर इसके वजूद को जला रही थी। सुल्तान जान चुका था कि रेशम की सिक्योरिटी रुमान शाह ने इसके बेटे के हाथ में दी है और रुमान शाह ने एक बार फिर से जमीन पर पटक दिया था। रुमान शाह, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक हो। वो जोर से चिल्लाया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि रेशम हारून से कहीं ज्यादा सेफ नहीं हो सकती। तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हो। इस लड़की को बचा लिया जिसने मेरा सारा प्लान चौपट किया। इस लड़की की वजह से आज मुझे अपने खास बंदे अजहर खान को मारना पड़ा जो कि मेरे बहुत काम का आदमी था। रुमान शाह मीरव की जिंदगी का मकसद है तुम्हें तोड़ना और तुम्हें तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी बीवी की जरूरत पड़ेगी जिसको तुमने 7 तहों में छुपा कर रखा है। देखता हूँ कब तक इसे छुपाते हो। इस लड़की को मैं ढूंढ निकालूंगा। वो तुम्हारे लिए कितनी अहम होगी ये जिसके लिए तुमने अपने बेटे तक की जान की परवाह नहीं की। इंतजार रहेगा मुझे इस दिन का जब तुम्हारे इस मीनार को पकड़कर इसकी इज्जत को तार तार कर दूंगा। इस दिन मरेगा रुमान शाह। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है,
तेरी इज्जत पर वार करना और ये कोशिश 2 साल पहले नाकाम हो गई थी, अब नहीं होगी। सुल्तान सोफे पर बैठकर शराब के गिलास में आइस क्यूब डालते हुए सोच रहा था। वो शराब पर शराब पिए जा रहा था। हार इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। काली से आ ठंडी हवाएं हाथों में हाथ लिए शिफा और आसिम का साथ साथ चल रही थी। ठंडी हवाएं जिस्म में सनसनाहट दौड़ा रही थी। दोनों की खांसी भी दोनों की खामोशी भी मोहब्बत के जाम छलक रहे थे। शिफा को गोलगप्पे खाने थे। शिफा अक्सर गोलगप्पों की फरमाइश करती थी, तो इनके घर से थोड़ा ही दूर एक बुजुर्ग गोलगप्पे का स्टॉल लगाते थे। शिफा को यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही पसंद थे, तो आम अक्सर आसिम शाह से लेकर यहाँ पर आता था और शाह महफूज होकर कितनी देर इसे तकता रहता था और शिफा मजे ले लेकर एंजॉय करते हुए गोलगप्पे खाती थी। आसिम थोड़ा जल्दी चले ना। शिफा को जल्द अज जल्द गोलगप्पों की रेडी तक पहुंचना था, मगर आसिम इसके हाथ को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। आसिम शिफा के साथ गुजारे हर लम्हे को पूरे दिल से तस्कीन कर रहा था। मेरी जान, गोलगप्पों वाली रेडी उड़कर कहीं नहीं जाएगी। कभी मेरी जान एंजॉय भी कर लिया करो मुझसे। अच्छे तो गोलगप्पे हैं जिनसे मिलने के लिए तुम बेताब हो। आसिम ने शिफा को हाथ की नरमी से सख्ती में बदलते हुए मुस्कुराकर कहा था। प्लीज अब आप मेरे गोलगप्पों पर जेलस मत होइएगा। वो गोलगप्पे हैं मेरे, बॉयफ्रेंड नहीं। शिफा ने दांत निकालते हुए कहा और वहां सस पर लोटपोट हो रही थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत भरी नजरों से गोलगप्पों को भी देखने की इजाजत नहीं देता। अच्छा, मैं गोलगप्पों को प्यार से नहीं देखूंगी तो बुरा मान जाएंगे, कहेंगे चटोरी खाने आ जाती है मगर प्यार से देखती नहीं है। हाँ, तो तुम अपने प्यारे गोलगप्पों से कह देना कि मेरे शौहर को बहुत बुरा लगता है जब इसकी बीवी गोलगप्पों को प्यार से देखती है। वो समझ जाएंगे। चलो, आज कहकर देखूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इन्होंने क्या जवाब दिया। वो दोनों एक दूसरे से मजाक करते हुए गोलगप्पों की रेडी तक पहुंच चुके थे। बाबा जी, 2 प्लेटें चटखारेदार बनाकर दीजिएगा। हमेशा की तरह शिफा ने जाते ही ऑर्डर किया था। बाबा ने शिफा को पहचानते हुए मुस्कुराकर कहा, बैठे बीबी जी, अभी बनाकर देता हूँ। बाबा गोलगप्पों की प्लेट तैयार कर रहा था, मगर शिफा सब्र से कैसे बैठ सकती थी। वो हमेशा की तरह बाबा के सर पर खड़ी हुई थी। बाबा जी, इसमें चटनी ज्यादा डालें। बाबा, यहाँ पर चने कम हैं। बाबा, इसमें ये डालें, वो खट्टा पानी ज्यादा दीजिएगा। बाबा को भी शिफा से अटैचमेंट सी हो गई थी। वो जरा भी इरिटेट नहीं होता था और शिफा के लिए इसकी पसंद के गोलगप्पे भरते हुए 2 प्लेट तैयार कर चुका था। आसिम हमेशा की तरह पास खड़े होकर शिफा की चहचहाहट सुन रहा था। अब बारी थी शिफा को गोलगप्पे खिलाने की, जो शिफा खुद खाते हुए हमेशा गोलगप्पों का पानी अपने ऊपर गिरा लेती थी। इसलिए आसिम गोलगप्पे खिलाने की जिम्मेदारी हमेशा खुद निभाया करता था। बहुत ही अच्छी जगह पर ये रेड़ी लगी हुई थी। इसके आसपास दरख्त थे। सड़क किनारे कुर्सियां और टेबल लगाकर बैठने का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। ठंडी हवाएं, हल्का हल्का ट्रैफिक का शोर, सड़क पर पैदल आते जाते लोग, ये मंजर बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लग रहा था। यहाँ पर ज्यादातर फैमिली वाले ही लोग आते थे। आसिम शिफा को खट्टे पानी से भरकर गोलगप्पे खिला रहा था और शिफा फूले हुए मुंह से बमुश्किल मुंह में गोलगप्पे लेते हुए चटखारे ले लेकर खा रही थी। आसिम गोलगप्पे नहीं खाता था, मगर हर बार शिफा इसे जबरदस्ती 2-3 तो खिला ही देती थी, जिसे बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने गले से उतारता था, क्योंकि खट्टी चीजें आसिम से खाई नहीं जाती थी। मगर शिफा की मोहब्बत इसमें मजबूर आसिम 2-3 गोलगप्पों को हलक से उतार ही लेता था। दोनों प्यार में मगन बैठे गप्पे मार रहे थे और साथ में शिफा गोलगप्पे एंजॉय कर रही थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनकी मोहब्बत को नजर लगने वाली थी। पास आकर एक मैन नुमा गाड़ी की, इससे पहले कि कुछ समझ पाते, कुछ नकाबपोश गाड़ी से नीचे उतरे और आसिम को धक्का देकर गिराते हुए शिफा को खींचकर गाड़ी में डालते हुए गाड़ी का दरवाजा बंद कर चुके थे। आसिम बिजली की स्पीड से उठकर खड़ा हुआ था, मगर गाड़ी वहां से जा चुकी थी। ये सब कुछ इतनी तेज रफ्तारी से हुआ कि आसिम शाह को संभलने का मौका नहीं मिला। चीखते हुए शिफा को वो ले जा चुके थे। पागलों की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहा था, जहां वो गाड़ी को कैसे पकड़ सकता था। ये नामुमकिन सी बात थी। गाड़ी की नजरों से ओझल हो चुकी थी। आसिम शाह की नीयत में अंधेरा छा गया था। आसिम जानता था कि शिफा को अगवा करने वाला कोई और नहीं, सुल्तान के आदमी थे। 4 माह बाद मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? रेशम ने झुकते हुए पूछा था।
जी, बिल्कुल कर सकती हैं। हारून अपने हारून अपने लिए पास्ता बना रहा था। रेशम किचन में पानी लेने आई थी। आदत पूरी हो रेशम की इद्दत पूरी हो चुकी थी। रेशम और हारून एक घर में रहते हुए भी बहुत कम एक दूसरे से मुखातिब होते थे। रेशम घर में रहते हुए हारून के छोटे-छोटे काम इसके जाने के बाद खुद ही खामोशी से कर दिया करती थी। सारा दिन करने को कुछ नहीं था, जिंदगी बेकार और देर और वीरान थी। सारा दिन विंडो से सामने बैठकर बाहर दरख्तों के हिलते हुए पत्तों को देखते हुए रेशम ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी। अपनी आवाज तक सुनने के लिए वो तरस गई थी। हारून को हारून इसकी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा इंसान था। इस एक घर में अकेले रहते हुए भी कभी इसने रेशम को गंदी नजरों से नहीं देखा था। बात करते हुए हमेशा हारून की नजरें झुकी हुई होती थी। रेशम हारून पर एतमाद करने लगी थी क्योंकि वह एतमाद के लायक था। जी बताएं, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? वो पानी की बोतल मार्बल की बनी हुई शेल्फ पर रखते हुए पूछ रही थी। आप मेरी सिर्फ इतनी हेल्प कर दें कि थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मैं थक गया हूँ आपको इतना सीरियस देखते देखते। वो पास्ते में चम्मच चलाते हुए मुस्कुराते हुए बोल रहा था। आज से पहली बार हारून ने कभी ऐसी बेतकल्लुफी नहीं दिखाई थी, इसलिए रेशम को बहुत अजीब लग रहा था। मैं इतना मुश्किल काम तो नहीं कहा जो आप इतनी गहरी सोच में पड़ गई हैं। प्लीज मुस्कुराएं, जिंदगी जिएं, ये आपका हक है। आप बहुत अच्छी हैं और जिंदगी जीने का आपको पूरा हक है। आपके चेहरे पर उदासी सूट नहीं करती। जब कब तक यूं खुद को दूसरों के गुनाहों की सजा देते हुए जिंदगी से दूर और बेजार रहेंगी। मत रोकें अपने दिल को जो जिंदगी जीना चाहता है। जबरदस्ती मत करें अपने साथ। हारून के समझाने का अंदाज बहुत अच्छा था। न चाहते हुए भी रेशम की आंखों में नमी उतर आई थी। मैंने दिल को नहीं रोका, दिल ने मुझे रोका है। मेरा दिल ही बार बार मुझे आगाह करता है कि मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है। कोई मेरा अपना नहीं है। किसके लिए खुश रहूं, किसके लिए जीऊं? ना कोई बहन, ना भाई, ना औलाद, ना शौहर, कुछ भी नहीं है मेरे पास। खाली तन्हा जिंदगी का बोझ खड़ी हूँ। ऊपर से सुल्तान का डर कि वो कभी भी मुझ तक पहुंच जाएगा। आप बताएं, ऐसे में कैसे जीऊं, जिंदगी कैसे जीऊं? जब तक मैं जिंदा हूँ सुल्तान आप तक नहीं पहुंच सकता। आप खुद को इस डर से बाहर निकालें और खुद देखें कि देखेंगी तो आपको जरूर जरूर नजर आएंगे हम। बात नजरिए और सोच की होती है। कभी कभी हमारे करीब हमारे अपने होते हैं मगर हम देख नहीं पाते। मतलब? मैं सिर्फ मैं समझी नहीं। वो सवालिया नजरों से देखते हुए पूछ रही थी। हारून पास्ता बना चुका था। इसे प्लेट में डालकर रखते हुए हारून 2 से 3 कदम उठाते हुए रेशम के करीब आ खड़ा हुआ। रेशम ने घबराकर 2 कदम पीछे लिए तो हारून ने अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं सका था। रेशम पिछले 4 महीने से हारून के साथ रह रही थी। हारून ने रेशम पर कभी जाहिर नहीं किया था, मगर रेशम पहली नजर में हारून को बहुत अच्छी लगी थी। और जब से अजहर की डेथ हुई थी, हारून सिर्फ इस मौके की तलाश में था जब रेशम संभल जाए और अपने गम से बाहर आ जाए। वो रेशम की तरफ मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाना चाहता था। आज खुदा ने से वो मौका दिया था तो हारून अपने दिल की बात रेशम को साफ लफ्जों में बताने का इरादा लिए इसके करीब हो गया। रेशम, आप मुझसे डर रही हैं? आपको यकीन होना चाहिए कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हारून ने घबराहट पर शर्मिंदा सा होकर अपनी जगह पर रुक गया। मुझे आप पर यकीन है, मगर वो कुछ कहते हुए खामोश हो गई। नहीं रेशम, अगर आपको मुझ पर यकीन होता तो आप इस तरह घबरा कर मुझसे दूर नहीं होती। मैं शर्मिंदा हूँ आपकी घबराहट की वजह बेपना। रेशम, मुझे बातों को घुमाना नहीं, साफ अल्फाजों में आप मुझे अच्छी लगी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जिंदगी में एक बार अपनी मोहब्बत को खो चुका हूँ। आपकी सूरत में मुझे वही सादगी, वही मासूमियत खुदा ने दोबारा दी है। मैं आपको खोना नहीं चाहता, मगर मगर आप भी जो फैसला करेंगी, मैं दिल से इस फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। आपका जवाब हाँ में हो या ना में, मगर जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये भी मत सोचिएगा कि अगर आप इनकार कर देंगी, तो मैं आपका साथ नहीं दूँगा। मैं सुल्तान से हमेशा आपको बचाऊँगा। आपके जवाब हाँ हो या ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर इनकार करते हुए मेरे जज़्बातों को एक बार गौर से देख लीजिएगा। अगर आपको तो सच्चे लगे, तो कोशिश कीजिएगा कि बंदा नाचीज़ को जवाब में हाँ में दिया जाए। और अगर आपके लिए पास्ता प्लेट में डालकर जा रहा हूँ, प्लीज़ खा लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा बनाया हुआ खराब पास्ता आप टेस्ट करेंगे। अपनी प्लेट उठाकर वहां से जा चुका था, मगर रेशम के दिमाग में सोचों और सवालों का समंदर शोर मचा रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या कहे। दूसरी तरफ सुल्तान ने उधम मचा रखे थे। सुल्तान ना तो रोमांचा की मीरत तक पहुंच पा रहा था, ना रेशम तक। वो रहा वो हार कर बुखलाया हुआ कुत्ता बना हुआ था। दूसरी तरफ शाहमीर ने इसके प्लान की धज्जियां उड़ाकर रखी हुई थी। 3 लड़कियों
से भरे हुए कंटेनर्स और एक बच्चों को अगवा करके जाने वाला ट्रक अपने कब्जे में ले चुका था। सुल्तान ये करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और कुछ तो वो कर नहीं सका था, मगर इसने आसिम की जिंदगी को वीरान कर दिया था। शिफा को अगवा करके अपने पास ले आया था। सुल्तान को लगता था कि आसिम शाह शिफा के लायक नहीं है और वो इसके भाई की बेटी है, तो इसे अपने खानदान में होना चाहिए। सुल्तान शिफा को आसिम शाह के निकाह से आज़ाद करवाकर हारून के साथ निकाह करने का इरादा रखता था। अब सुल्तान अपने इरादों में कामयाब होता है या हारून को रेशम की मोहब्बत को हासिल कर पाता है, मुख्तलिफ किस्मत में लिखा गया है, कोई नहीं जानता। मगर हारून की मोहब्बत रेशम के लिए 100% खालिस थी। हारून रेशम को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था और खुद भी तन्हा चलते चलते वो थक चुका था। वक्त के हाथों लुटे हुए ये दोनों अगर एक हो जाएं तो शायद इन दोनों की जिंदगी संवर जाए, मगर खुदा को क्या मंजूर, ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है। शिफा, कहाँ हो तुम? प्लीज कोई हिंट दो। मैं तुमसे मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। शिफा, लव यू। शिफा, यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आसिम शिफा के पिक्चर पर पिक्चर मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए तड़प कर बोल उठा था। इन 4 महीनों में आसिम कितना तड़पा था। अगर कोई इसकी तड़प को अकेले में देख ले तो खुदा से रो रो कर इसके लिए दुआ करे कि इसको इससे इसकी शिफा मिल जाए। आसिम शाह खाना पीना तक छोड़ चुका था। जब से शिफा गई थी आसिम शाह को मुसलसल बुखार रहने लगा था। डॉक्टर्स का कहना था यही इसकी जहनी स्ट्रेस की वजह से बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही और अच्छी तरह खाना न खाने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम भी तबाह हो चुका है। आसिम का दिल सिर्फ और सिर्फ शिफा को अपने सामने देखना चाहता था। 4 महीनों से आसिम ने शिफा की आवाज नहीं सुनी थी, इसे देखा नहीं था, कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसे ढूंढने में, मगर सुल्तान ने इसे कहाँ छुपाया था कोई नहीं जानता था। सुल्तान तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। सुल्तान तक सिर्फ शाहमीर और रुमान शाह ही पहुंच सकते थे और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर सुल्तान ने पता नहीं शिफा को कहाँ पर छुपा रखा था। सुल्तान कोई मामूली इंसान नहीं था। सुल्तान अंडर माफिया का सबसे बड़ा शैतान था और वो अपनी शैतानी से बचाने के लिए आसिम शाह अपनी जान तक पर भी खेल सकता था। मगर इस तक पहुंच पाता तब ना। वो दरवाजे पर होते हुए खटखट से आसिम को अपनी जानिब मतवज्जा किया, जब मोबाइल स्क्रीन पर शिफा की तस्वीर को देखकर तड़प कर पुकार रहा था, आ जाओ। आसिम ने मोबाइल साइड पर रखते हुए आंखों में आई हुई नमी को उंगली के पूरों से फौरन साफ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। रुमान शाह और शाहमीर एक साथ अंदर दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम। इतना मरा हुआ जवाब मत खुशखबरी लेकर आए। इतना मरा हुआ जवाब मत दो, खुशखबरी लेकर आए हैं। शाहमीर ने हाथ मिलाकर पीछे हटकर सोफे पर बैठते हुए कहा। कैसी खुशखबरी? शिफा मिल गई है। आसिम ने आंखों में चमक देकर रुमान शाह गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। वो आसिम की तकलीफ को समझ सकता था, क्योंकि रोमान शाह जब खुद इस तकलीफ से गुजरा था तो कैसे आसिम के दुख को ना समझ सकता। इस वक्त आसिम बहुत तकलीफ में था। इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि जर्दी माइल रंगत बता रही थी कि वो अपने खाने पीने और सोने पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा था। आसिम शाह ने मोहब्बत शिफा के लिए किसी से छुपी हुई नहीं थी, मगर रोमान शाह इस तकलीफ को देख कर भी कुछ नहीं कर सका था। सुल्तान ने शिफा को कहाँ छुपाया था, कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। शाहमीर ने दिन रात की जद्दोजहद करते हुए आखिरकार पता लगा लिया था कि सुल्तान ने शिफा को कहाँ छुपा रखा है। सुल्तान ने शिफा को दुबई वाले अपार्टमेंट में सबकी नजरों के से छुपा कर रखा हुआ था, जहां से शिफा चाहकर भी भाग ना सकी थी। ना किसी से बात कर सकती थी, ना चारों तरफ खड़े पहरे थे। इसे फोन से इसे फोन तक करने की इजाजत नहीं थी। शाहमीर को दिन रात में एक करके पता लगाते 4 महीने लग गए थे। वो जरा सोचे कि सुल्तान ने कितनी सख्त प्लानिंग की होगी। प्लीज रोमान भाई, खामोश रहकर सस्पेंस मत बनाए। अगर आपको शिफा के बारे में कुछ चला है तो मुझे बता दें। मैं आप नहीं जानते, मैं बहुत तकलीफ पे हूँ। आसिम ने तड़प कर रोमान शाह के हाथ पकड़ते हुए इल्तिजा की। हाँ, शिफा का पता चल गया है। शादी दुबई में हुई है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। सुल्तान ने इसे सबसे छुपा कर रखा है, दुबई वाले अपार्टमेंट में रखा हुआ है। इसके इर्द गिर्द इतने कड़े पहरे हैं कि वो न भाग सकती है न बात कर सकती है। पता तो शाहमीर ने लगा लिया है, मगर इस तक पहुंचना काफी मुश्किल काम है। रोमान शाह ने संजीदा अंदाज से बात करते हुए
समझाई। क्या मतलब है? भाई अगर मुश्किल है तो क्या हम शिफ़ा तक नहीं जाएँगे? मैं शिफ़ा से दूर नहीं रह सकता। मुझे शिफ़ा के पास जाना है। आप मुझे इसका एड्रेस दे दें, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। वो शिफ़ा का सुनते हुए बेताबी से होकर बोल रहा था। आसिम पागल मत बनो। अभी तुम्हारा भाई ज़िंदा है, इतना बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे सोच लिया कि तुम्हें इस दिन की घड़ी में अकेला छोड़ दूँगा? यार तुम दोनों तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। हम सुल्तान के घर कैसे पहुंचेंगे? मगर तुम जानते हो सुल्तान कोई मामूली चीज नहीं है। शिफा तक पहुंचने के लिए हमें हारून की मदद लेनी चाहिए। हमारी हारून से बात हो चुकी है। बहुत जल्द ही हम हारून से मिलने जा रहे हैं और तुम भी साथ चलोगे। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।